हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से तीसरा पाठ शब्द विचार। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है। ठीक, तो आइए पुस्तक में लिखे हुए वाक्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। आपने अपने पहले पाठ में ही पढ़ा था कि भाषा क्या है। वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक माला के निर्माण के लिए फूलों की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि भाषा का निर्माण आप तभी कर सकते हैं जब आपको वर्ण का पूरा सही से ज्ञान हो। ठीक, यानी कि उदाहरण क्या देता है कि वैसे ही जैसे आप जो है किसी माला को बनाते हैं, किसी माला का निर्माण करते हैं, तो उसमें आपको एक लाइन से फूल लगाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज, यानी कि विभिन्न जगह पे बोली जाने वाली भाषा बोली, तो यदि आपको उसका सही से ज्ञान नहीं है तो आप उसका सही और सटीक प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि शब्द क्या है? शब्द यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक बार फिर से, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल, विद्यालय, नगर, हम आदि। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, उदाहरण दिया हुआ, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। पहले वर्ण, एक वर्ण अलग अलग है। जैसे कि भवन लिखना है तो पहले सबसे पहले क्या है, भ जो व्यंजन है, और व्यंजन है तो यानी कि वह हलंत है। हलंत यानी कि आधा है वह अक्षर, तो उसको पूरा करने के लिए फिर एक स्वर की आवश्यकता है। वह स्वर क्या है, भ को पूरा करने के लिए, और हलंत व, फिर प्लस, फिर स्वर अ, फिर प्लस, फिर हलंत न, फिर प्लस, फिर स्वर अ। जब इतने वर्ण एक साथ मिल रहे हैं तब जाके एक शब्द का निर्माण होता है, भवन। ठीक, प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। क्या कहा जा रहा है कि वर्णों के सार्थक समूह को, ये सार्थक समूह है। सार्थक यानी कि उचित, जिसका सही अर्थ निकले, वह क्या है, वह आपका शब्द है। नीचे ऐसा एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे एक है कमल, एक फूल का नाम है, और क्या, कमल एक फूल का नाम, और कलम यानी लिखने का साधन, लेखनी। दोनों में अक्षर वही है, बस उसको अक्षर को रखने की जो जगह है, जिस जगह वह अक्षर लिखे हुए हैं, रखे हैं, अगर वो अक्षर हम इधर उधर कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उस शब्द का अर्थ जो है बदल जाएगा। जैसे सर्वप्रथम लिखा हुआ है आपका क म ल, कमल, जो एक फूल का नाम है। लेकिन यदि यही हम जो क और फिर ल और फिर म कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, आपका कलम, यानी कि लिखने का एक साधन। ठीक, नीचे देखिए क्या उदाहरण, नीचे परिभाषा दिया हुआ है, ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ध्वनियां यानी कि वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द तथा पद। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शब्द और पद क्या है। शब्द अलग चीज है, पद अलग चीज है। पद क्या है, पद आप कहोगे कि पद वो है जैसे मीराबाई के पद, कबीरदास के पद्य, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे, है ना। तो वो पद्य है, वो पद नहीं है। उसमें क्या है, वह प आधा द और य,
पद्य है, यानी कि पोयम। और क्या क्या यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है शब्द और पद। तो आइए सबसे पहले आपकी पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द अपने आप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका अपना अर्थ होता है। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी इन शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को वाक्यों में एक निश्चित स्थान पर रखना पड़ता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, क्या कह रहा है कि शब्द और पद, क्या अब आपको उदाहरण क्या देता है, एक फूलों की माला लेकर आइए, फूलों की एक माला ले आइए, एक फूलों की माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए। देखिए अगर शब्द इधर उधर हैं तो यानी कि एक फूलों की, या तो एक ही प्रकार के फूलों की या सिर्फ एक ही फूल की माला। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, फूलों की एक माला ले आइए। माला चाहिए परंतु क्या है, फूलों की चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक फूल की या फिर एक ही प्रकार के फूल की, ये नहीं कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम शब्द सही स्थान पर नहीं रखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर आइए हम अपने शब्दों में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि शब्द और पद क्या है। शब्द आप जान ही रहे हैं कि वाक्य शब्द कहते हैं। शब्दों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। सत्ता यानी कि उसका अपना अलग अधिकार होता है। आप कहीं पे, जैसे आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आप जो भी राम श्याम जो भी आपका नाम है, विवेक, आप वो होते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में चले जाते हैं तो आप सिर्फ विवेक नहीं होते। आप अगर लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आपकी एक आइडेंटिटी लगी हुई है कि आप लिटिल फ्लावर स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से आपकी स्वतंत्र सत्ता वहाँ खत्म हो गई। जब आपसे आपका परिचित कोई कहीं मिलता है, कोई आपका कोई खास मिल जाता है, कोई आपका खास दिख जाता है, तो वो ये नहीं जानता है कि ये विवेक है। वो क्या जानता है, आपको आपके पिता के नाम से जानता है कि ये कौन है, ये शायद श्यामलाल जी का बेटा है, श्यामलाल जी का बेटा विवेक है, समथिंग ऐसे कुछ भी। तो वहाँ आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। तो जब आपकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त होती है वो स्थिति पद की होती है। यानी शब्द जो है जब तक स्वतंत्र है तब तक वो क्या है, वह शब्द है। लेकिन वही शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग हो जाता है और व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है तब क्या हो जाता है कि वह पद कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम क्या है, राम एक व्याकरणिक नियम में कैसे बंधा, राम एक लड़का है, आप जान रहे हैं, यानी कि लिंग में क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक, फिर क्या हो गया, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, फिर वो एक वचन हो गया। जैसे जैसे उसके ऊपर व्याकरण के नियम आप देखते जाएंगे तो वो उसकी, यानी कि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो उस वाक्य में बंध गया है। इस प्रकार से वह एक जो शब्द है राम, अलग से एक किनारे आप लिख दीजिए राम, कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, कैसे है, एक नाम है, एक शब्द है। ठीक, तो वह एक शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो गया तो वह पद कहलाया। ठीक, तो इस प्रकार से पद हम किसे कहेंगे, पद वो है कि जब कोई भी शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़कर व्याकरणिक नियमों में बंधकर एक वाक्य में प्रयोग होता है तब वह शब्द ना होकर पद कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आइए आगे पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों से भाषा समृद्ध बनती है। समृद्ध यानी कि वो एक खजाना बनता है, शब्दों का खजाना। पैसे का खजाना होता है ना, उसी प्रकार से शब्दों का खजाना समृद्ध बनती है। जैसे कि आप एक ही शब्द होते हैं, हम कहते हैं आपसे कि आप जो है धरती का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो धरती का पर्यायवाची शब्द आप बताते हैं कि भू, धरा, वसुधा, इस प्रकार से आप कई शब्द बताते, तो वो क्या हो गया, वो एक समृद्ध हो गई भाषा।
कि इस एक चीज के कितने सारे नाम हैं। तो फिर आगे क्या कहता है, ये शब्द कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इन शब्दों में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। इस आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करेंगे। अब आपके नीचे पुस्तक में दिया हुआ है कि इनका हमको वर्गीकरण करना है। देखिए यहाँ पे विभिन्न रंग से बना के रखा हुआ है शब्दों के वर्गीकरण, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। फिर दूसरा क्या है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक, तो आगे लिए बच्चों इतना ही, आप इतना पढ़िए, में रखिए, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।